नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। महाबहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। ये सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे, चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों, या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इस तरह की मानसिकता के साथ कि एक ही विशेष धर्म के लोग किसी कॉलोनी में रहेंगे, वहां पर कोई धार्मिक स्थल भी बनाया जाता है, उसकी जांच कराई जाएगी। यदि धार्मिक स्थल अवैध है, नक्शा स्वीकृत नहीं है, तो कार्रवाई की जाएगी। पूरी कॉलोनी को हम लोग, क्योंकि मेरी जानकारी में आया कि कुछ गैंगस्टर्स का पैसा उसमें लगा हुआ है कि उनके नाम लेने से पहलू बढ़ना न घटना है। पहलू तो जय निषाद राज के नारे से बना, जैसे मोदी जी ने 9 बार नारा लिया, जय निषाद राज के उस किले को उन्होंने बनाया। इन लोगों ने एक ईंट भी नहीं दिया। ये लोग खाली इनके वोट ठगने का काम किया था और आज के दिन में ये समाजवादी पार्टी की हमेशा नीति रही है। देखिए, जब अपराधी मानसिकता के लोग किसी भी कुर्सी पे आएंगे, उनके हाथ में कलम आएगा, तो मानसिकता थोड़ी बदल जाएगी, वो तो माफियागर्दी बढ़ेगी। हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और निर्णय जनता करती है, अंतिम निर्णय जनता करती है। इस प्रकार के बयानबाजी करके जनादेश का अपमान करना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। लखनऊ के एमआईटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ छात्रों ने अपने साथी छात्र को कार में बंधक बनाकर जमकर थप्पड़ों की बरसात की। इस मारपीट के दौरान एक छात्रा भी अपने साथी पर थप्पड़ बरसाते दिखी। इस दौरान जमकर गाली गलौज और दबंगई से भरी धमकियां भी सुनाई दी। इसके बाद इस वारदात का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया गया। इन छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़ित छात्र के परिवार का कहना है कि उनका बेटा इस घटना के बाद से डिप्रेशन में है। ये पहला मौका नहीं है जब छात्रों के बीच मारपीट, दबंगई या फिर आपराधिक कोशिश जैसी घटना दिखी हो। अलग अलग शहरों और राज्यों में ऐसी घटनाएं बार बार देखी जाती रही हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि छात्रों की हिंसक मानसिकता, कॉलेज प्रबंधनों की असफलता और छात्रों का अराजक बर्ताव, आखिर वजह क्या है? इसी पर आज की महाबहस हम करेंगे और उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर इशियाना राज, मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर पल्लवी नागपाल, मनोचिकित्सक हैं, यशोवर्धन आजाद, रिटायर्ड आईपीएस, नीरज अत्री, शिक्षाविद हैं, और अंकित शुक्ला, सचिव हैं एबीवीपी के। लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों का जानते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। कार में साथी को बंधक बनाया, थप्पड़ वाला रौब दिखाया, छात्रों की हिंसक मानसिकता, कॉलेज प्रबंधनों की असफलता, छात्रों का अराजक बर्ताव, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये तमाम सवाल आज की चर्चा में हम उठाने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशोवर्धन आजाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रिटायर्ड आईपीएस हैं आप और तमाम चीज़ों को भली भांति आप समझते भी हैं। जिस तरीके की घटना लखनऊ में सामने आई, अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि छात्रों के आंदोलन या तमाम तरह की हिंसक घटनाएं, तमाम तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़, ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। आखिर क्या लगता है, सिस्टम में कमियां हैं या फिर जो पढ़ने वाले छात्र हैं इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं या कुछ और वजह? देखिए, वजह तो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी वजह हैं, लेकिन मुख्य मैं 4 चीज़ों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा हमारे प्रतिष्ठित पैनल का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 90% जो हमारे कोर्सेज हैं कॉलेजेस में, वो कोई माने नहीं रखते हैं। आप बीए के कोर्सेज देखें, बीए पास कोर्स के केसेस देखें, वो किसी भी छात्र को किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं करता। तो इसलिए जब कोर्स की ये स्थिति है, देखिए 2 तरह के छात्र हैं। एक तो मेधावी छात्र हैं जिन्हें मालूम है क्या करना है, चाहे वो आर्ट्स लें चाहे वो साइंस लें, उन्हें मालूम है कि उन्हें यूपीएससी करना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, या उन्हें साइंस स्ट्रीम में जाना है, या उन्हें आईआईटी जाना है, वगैरह वगैरह।
लेकिन जो 90% छात्र हैं उनके लिए कोई भी दिशा नहीं है, वो बिल्कुल दिशा विहीन है, क्योंकि न तो पढ़ाई उस स्तर की है, और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें किसी तरह का स्किल्स नहीं दिया जाता है। कॉलेज में जो पढ़ाई है उसका भी प्रेशर कुछ नहीं है। तीसरी बात जो आपने कही उसका मैं समर्थन करता हूं कि कॉलेज में प्रबंधन के बारे में बड़ी शिकायत होती है, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे एजुकेशनिस्ट काफी पुअर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी सी ऐसी समस्या होती हैं जिसका कि निराकरण एक एक डीन के स्तर पे हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता है, मामले बढ़ते जाते हैं और फिर वो मामला हाथ से निकल जाता है। ये मैंने देखा है जेएनयू में भी, और जब मैं एसपी था हरि सिंह विश्वविद्यालय गौर सागर यूनिवर्सिटी में, जहां 10,000 छात्र थे, वहां भी यही स्थिति है। बिल्कुल, मैं आऊंगा यशवर्धन जी, आपके पास आऊंगा। नीरज अत्री जी शिक्षाविद हैं। सर, छात्रों का ये जो अराजक बर्ताव आप देख रहे हैं, जैसा कि तमाम घटनाएं हम जिनका जिक्र भी लगातार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये अराजक बर्ताव किस वजह से है? क्या 1-to-1 कम्युनिकेशन ना होना एक सबसे बड़ा कारण है, या फिर जिस तरीके से ग्रुपिज्म है, राजनीति है, या फिर कहीं ना कहीं छात्रों ने अपने आपसी गुटों में एक टकराव की स्थिति पैदा कर ली है जो इस तरह के हालातों को पैदा करती है? क्या वजह आप मानते हैं? जी नमस्ते सभी पैनलिस्ट्स को भी, आपको भी। और जो मुझसे पहले जो वक्ता कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि कारण तो इसमें बहुत सारे हैं। हम इसे सिंपलिस्टिकली किसी एक इशू के साथ नहीं जोड़ सकते, जैसा आप कह ही रहे थे। एक फैक्टर जो, क्योंकि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, तो जो एक चीज़ जो सब में कॉमन दिखाई देती है कि आजकल एक बच्चों में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दिखाई देनी शुरू हुई है, कि उन्हें लगता है कि हर चीज़ में उनके पास कोई राइट तो है। बाय द मेयर फैक्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस उन्हें लगता है कि हमारे राइट्स हैं, लेकिन जब बात आती है ड्यूटीज़ की तो उन्हें लगता है कि वो कोई और कर सकता है। और इसमें मुझे लगता है कि हमारे करिकुलम में भी ये कमी है, कि जिसमें कि हम बच्चों को शायद मॉरल एजुकेशन जो हमारे समय में होती थी, आज संभवतः उस तरह की बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उनके रोल मॉडल्स वैसे नहीं हैं, और किसी न किसी स्तर पे हमने अपने ही एजुकेशन सिस्टम को जो सुधारना चाहिए था वो नहीं सुधारा। और ये कोई आज की बात नहीं है, अभी तो हम उनका मैनिफेस्टेशन देखना शुरू हुए हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। ये केवल एक इस तरह के करिकुलम का मैनिफेस्टेशन है जो हम पहले सिर्फ वेस्ट के साथ एसोसिएट करते थे, कि उसमें आपको किसी तरह की कोई मॉरल वैल्यूज इम्पार्ट नहीं हो रही है। केवल आपको लगता है कि आप कॉलेज में जा रहे हैं तो या तो आपको पढ़ना है सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए, और जैसा अभी सज्जन ने बोला भी कि उस फ्रंट पर भी हमारा जो करिकुलम है आज की डेट में, वो एक मैं कहूँगा कि एक विलेन है हमारे लिए, जो बच्चों को किसी भी तरह की ना तो स्किल इम्पार्ट कर रहा है, ना ही उन्हें जो फ्यूचर में उनके लिए चैलेंजेस आने वाले हैं उनके लिए उन्हें प्रिपेयर कर पा रहा है। उसका परिणाम यह है कि हम इस तरह के बच्चे देखते हैं आजकल, ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी प्रायोरिटीज, जो उनकी प्राथमिकताएं जो होनी चाहिए थी कि शिक्षा को ग्रहण करना है, ये समय होता है जब वो अपने कैरेक्टर को सुधारते हैं। इस टाइम पे वो एक ऐसी टेंजेंट पे जाने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बस ये जो टाइम हमें मिला है हमारी एंटाइटलमेंट के कारण, हम किसी के साथ कुछ भी कर लेंगे, और फिर उसकी कोई उन्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं। बिल्कुल, मैं आऊंगा सर आपके पास नीरज जी। अंकित शुक्ला जी, क्या माना जाए, सचिव हैं आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और जिस तरीके से छात्रों का रवैया सामने आ रहा है, क्या माना जाए कमियां कहां पर हैं? क्या प्रबंधन इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है, या माँ बाप के स्तर पे बच्चों को लेकर जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखाई जाती है, या फिर छोटे छोटे विवाद इसी तरह से बड़ा रूप ले जाते हैं? देखिए, वास्तव में आज विद्यार्थियों की जो परिस्थिति है, विद्यार्थियों को उनके कॉलेज लाइफ में या उनकी जो स्कूलिंग लाइफ है, उस लाइफ में जो संवाद उनसे रहना चाहिए, वो अभिभावकों का और कॉलेज प्रबंधन का। हम सब जानते हैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति भारत के अंदर थी। गुरु शिष्य का जो संबंध था, वो संबंध आज कहीं ना कहीं उसमें एक गैप है, संवाद में गैप है। हम विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं और विद्यार्थियों के बीच में ही काम करना होता है, तो हमें देखते हैं कि आज जो ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में जब विद्यार्थी है तो उसको रियल लाइफ से उसका अटैचमेंट बहुत दूरी पर है। विवेकानंद एक बात कहते थे कि युवा वह होता है जिसको मुस्कुराने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए।
लेकिन आज हम देखते हैं कि वो मुस्कुराहट से दूर भाग रहे हैं, यानी वो उत्साह में नहीं है, आनंद नहीं मिलता उनको। वो एजुकेशन जो हमेशा आनंद के लिए होती थी, यानी अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसमें सीखते हुए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने करियर और अपने रोजी रोजगार के लिए जाते थे। लेकिन आज शिक्षा क्या है, वो इतनी तेज भाग रही है कि उस शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना और उस रोजगार के माध्यम से अपने जीवन को सेटल करना ही रह गया है। इसलिए मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के बीच में काम करते हुए जो हमारे अनुभव हैं, हमने एक आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन नाम से एक अभियान भी लिया है, जिसमें विद्यार्थियों को कैंपस के अंदर बिल्कुल जो पढ़ने बिल्कुल, मैं वाले आऊंगा आपके विद्यार्थी पास। हैं, डॉक्टर उनको पल्लवी आनंदमयी नागपाल सार्थक जीवन के मनोचिकित्सक है माध्यम हमारे से साथ, उनसे मैं बातचीत करूंगा। डॉक्टर पल्लवी जी, स्वागत है आपका। कंस्ट्रक्शन की बात होती है, लेकिन हम जब बात करते हैं एक बच्चे की, तो उसकी पेरेंटिंग किस तरीके से हो रही है, उसको किस माहौल में पाला बढ़ाया जा रहा है, और साथ के साथ कितना डिस्ट्रक्शन उसकी लाइफ में है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। एक मनोचिकित्सक के तौर पर हम समझना चाहेंगे कि क्या इन सारी तस्वीरों को लेकर के, या इन सारे हादसों को, इन सारी घटनाओं को देख करके, क्या पेरेंटिंग पर सवाल खड़े किए जाएं, डिस्ट्रक्शन पर सवाल खड़ा किया जाए, सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों ने कैसे बच्चों को पूरी तरह से आगोश में ले रखा है, वो एक बड़ा कारण है? क्या आपको लगता है? सर देखिए, पहले तो मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, और जिसे डिस्कस करना सिर्फ इस मीडियम पे नहीं, हर जगह इसके बेसिक स्टेप पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी टेंडेंसीज बढ़ क्यों रही हैं। जैसे कि आपने पेरेंटिंग का क्वेश्चन किया, मेरे हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेरेंटिंग दो तरीके की है, एक है नेग्लेक्टफुल, एक है पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग वो है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे की बात सुन रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके दिमाग की मानसिकता को स्टार्टिंग के लेवल से समझकर उसको सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। दूसरी है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जिसके अंदर पेरेंट अपने स्टाइल से जी रहा है, बस अपनी चीजों को बच्चों के ऊपर डाल रहा है कि वो जो खुद नहीं कर पाया, वो एक्सपेक्टेशंस बच्चों से राइज हो रही हैं, जिसकी वजह से जो टेंडेंसीज हैं बच्चों के अंदर आती हैं ADHD की, जिसे बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स, जिससे बच्चा जाता है आगे जाके अग्रेसिव टेंडेंसीज के अंदर, और अग्रेसिव टेंडेंसीज हमें देखने मिल रही हैं। ये सारी टेंडेंसीज क्यों उत्पन्न हो रही हैं? या तो देखा जाए उनको उस लेवल का जो अटेंशन मिलना चाहिए था, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो, चाहे वो उनका अपने पेयर ग्रुप से हो, चाहे वो अपने सोशल ग्रुप से हो, वो नहीं मिल पाया। जिस टाइप की ग्रूमिंग उन्हें स्टार्टिंग में बचपन में मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। एक कम्युनिकेशन गैप, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि पेरेंटिंग और एक बच्चे के बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप, ये जो गैप आ रहा है, ये गैप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बड़ा और घातक रूप ले रहा है जो हम सब सामने देख पा रहे हैं। तीसरी चीज, हमने पेरेंटिंग को समझा, हमने ADHD के इसको अग्रेशन में कन्वर्ट होते हुए देखा। तीसरी चीज जो बड़े लेवल पर आती है, कॉलेज के लेवल पर आती है, दैट इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर मैं अपने आप को प्रूव नहीं करूंगा तो मेरा सर्वाइवल एक पर्टिकुलर ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। इसके प्रेशर में बच्चे जो गलत नहीं भी करना चाह रहे, वो भी अपने ग्रुप में एडजस्टमेंट के लिए, कॉपरेशन के लिए, उस ग्रुप में बंधने के लिए ये सब चीजें ला रहे हैं। बहुत तो महत्वपूर्ण बात हमें आपने कही, अपनी बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर इशियाना राज भी हैं, मनोचिकित्सक। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, जो बच्चे देश के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, वो बच्चे अगर हथियार उठाते हुए दिखाई दें, वो बच्चे अगर मारपीट करते हुए, लाठी डंडे चलाते हुए दिखाई दें, तो क्या माना जाए? क्या मानसिक तौर पर वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं, या इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं कि उनको लगता है कि वाकई में यही एक रास्ता है? उनके लक्षणों को समझने से पहले हमें थोड़ा कारण पे ध्यान देना होगा कि वो जिस एज में है उसे किशोर अवस्था की एज कहा जाता है, लाइक एडोलेसेंस का पीरियड होता है। और हमें अपने आप में समझना है कि ये किशोर अवस्था का जो पीरियड होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रॉम का पीरियड होता है। आप समझिए कि उनके अंदर बहुत सारे तनाव चलते होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, एकेडमिक रिलेटेड हो। ऐसे समय में एक रोल आइडेंटिटी फॉर्मेशन का भी वो स्टेज होता है, और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में वो जूझते रहते हैं। इसी कंफ्यूजन में तुरंत, अभी चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो कोई भी यहाँ पे कम नहीं दिखना चाहेगा। हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई लाइक्स, कमेंट और शेयर पाना चाहता है।
ऐसे में जब वो उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इस तरीके का है कि जहाँ उनका जो पीयर ग्रुप है, क्योंकि इस स्टेज में वो हाईली सेंसिटिव होते हैं अपने एक्सेप्टेंस को लेकर के, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के और अपने रिस्पेक्ट को लेकर के। तो जब उनका पीयर ग्रुप एक रास्ते में जा रहा है तो वो भी उनके एक्सेप्टेंस को पाने के लिए उस रास्ते में जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि वो जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि गाइडेंस की कमी है, प्रॉपर, चूंकि पेरेंटिंग की भी काफी बात हुई है, तो जो एक पेरेंटिंग होती है ओपन कम्युनिकेशन वाली, उसकी कमी है। और बच्चा जो अपने आसपास देख रहा है वो उसी को, चूंकि मॉडलिंग के थ्रू बच्चे जल्दी सीखते हैं, पहले माँ बाप को एज अ मॉडल मान के उनके बिहेवियर को वो अनुकरण करते हैं, बाद में उनके फ्रेंड हो जाते हैं, उनके रोल मॉडल, जो फ्रेंड कर रहा है वही करना चाह रहा है। तो कम समय में फेमस होने के लिए, पीयर ग्रुप के एक्सेप्टेंस के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर पाने के लिए, आप देखिए आज जो आज जो कंटेंट बन रहे हैं वेब सीरीज के, वो ज्यादातर एग्रेसिव हो रहे हैं। वो कंटेंट ज्यादातर ऐसे ही है कि कोई विलेन होता है और वो इस तरीके का काम करता है और वो फेमस हो जाता है। तो वो जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन, वो भी डिपेंड करता है कि उनकी पर्सनालिटी किस बहुत तरीके से महत्वपूर्ण बात फॉर्म आपने हो कही रही है है। डॉक्टर श्याना। मैं यशोवर्धन जी एक बार फिर आपके पास आऊंगा, आप क्योंकि रिटायर्ड आईपीएस हैं, अनुभव बड़ा अच्छा है आपका। सबसे बड़ी बात यह कि ये मोबाइल है मेरे हाथ में, आप सबके पास भी रखा होगा, तकनीक का दौर है। आजकल देखते हैं कि इसमें एक गाना बजा दिया जाए और छोटे छोटे बच्चे बैठे हों तो बच्चा 15 दिन बाद उस गाने को अपने आप समझ लेता है, जान लेता है और उस पर थिरकना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है। शुरुआत ऐसे होती है, उसके बाद फिर बच्चे के हाथ में ये पहुंच जाता है तो बच्चा कोई वीडियो देखना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर उससे आगे बढ़ के चीज़ें देखना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद जॉनी जॉनी यस पापा से जो कहानी शुरू होती है वो पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी वेब सीरीज और तस्वीरों तक पहुंच जाती है। सवाल यहां पर ये, क्या मोबाइल बच्चों को भ्रमित कर रहा है? क्या मोबाइल इस तरह का डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है? क्या मोबाइल बच्चों को हिंसक बना रहा है? देखिए, मोबाइल एक डाइवर्जन जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बड़े फायदे भी हैं और टेक्नोलॉजी के बड़े नुकसान भी हैं। अब सवाल यह है कि आपको किस प्रकार का संस्कार आपके माता पिता से मिला है, आप उसी तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी एक वक्ता ने बिल्कुल सही कहा। मैं ये समझता हूं कि मोबाइल का कुछ जो जो मेधावी छात्र हैं वो तो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 80% जो हैं, इसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा, वो मोबाइल से चिपके रहते हैं और आज जो हमारी गतिविधियां हैं उसकी परिधि बिल्कुल मोबाइल के आसपास है। लेकिन अनुपम, मैं आपको 3 बात फिर से दोहराना चाहूंगा। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे संवाद हो नहीं हो, आपको जो पिता और माता ने संस्कार दिए हैं उसका आप जरूर ही अनुकरण करेंगे। नंबर 2, हर विद्यार्थी पर यह डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी भूख है, और यह भूख कई चीजों, कई परिस्थितियों से पैदा होती है। वो भूख, या क्या वो दिशाहीन है इसलिए भूख नहीं है, क्या उनके आज जब इतनी अनियमितताएं हैं और हमारे जो आर्थिक जो स्थिति है इस देश की, जिसमें 10% लोग, अगर 80% उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो ये जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके के आएंगे। वो एक एजुकेशन के समय उनके सामने कोई मार्ग तो है नहीं, ना तो कोई जॉब्स है। हमारे यहाँ लोअर एंड जॉब्स में भी वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, और इसलिए जो कॉलेज का ये जो 3 साल है वो निरर्थक ही जाता है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स किसी चीज के लिए तैयार नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। नीरज जी के पास में आऊंगा। नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक शिक्षाविद हैं और बच्चे के हाथ में शुरुआत से ही, अगर आपको याद होगा कि पहले जब बच्चे माँ बाप के साथ कहीं जाया करते थे तो जो बुक स्टॉल्स होते थे रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर कहते थे साहब चंपक दे दीजिए या चंदा मामा दे दीजिए, या और जो किताबें होती थी, बच्चे वो आप भी पढ़ते होंगे शायद, बचपन में हमने भी कुछ किताबें पढ़ ली थी, तो वो 10-10, 12-12 रुपए की जब किताबें पढ़ा करते थे तो पूरा सफ़र निकल जाया करता था बच्चों का। ना बच्चे इरिटेट होते थे, ना बच्चे माँ बाप से बहस करते थे, और ये भी नहीं होता था कि जब तक मोबाइल हाथ में नहीं होगा तब तक कुछ खाएंगे नहीं। ऐसी भी कई तस्वीरें भी आती हैं कि आजकल बच्चों के हाथ में जब तक मोबाइल नहीं है तब तक उनके मुंह में निवाला नहीं जाएगा। तो क्या माना जाए एक शिक्षाविद के तौर पर, ये किताबें क्यों दूर हो गई? जी,
देखिए ऐसा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस समय हम एक किताब के के सहारे से सारे का सारा सफ़र निकाल लेते थे। अब टेक्नोलॉजी आई है तो जैसे अभी यशोवर्धन जी ने कहा तो मुझे हंसी भी आई कि पुलिस का काम इस टेक्नोलॉजी ने बड़ा आसान कर दिया, तो उन्हें वो पॉजिटिव साइड दिखती है। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इसमें से आने शुरू हो गए हैं। इसमें एक तो कल्प्रिट जो माँ बाप हैं, जो शॉर्टकट ढूंढने के लिए कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो इसे मोबाइल पकड़ा दो तब तक ये खाना खा लेगा, तो ये वहां से शुरू होता है। लेकिन मैं ना, ये जो आज इंसिडेंट है इसमें जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज मुझे लगी एज अ टीचर, वो मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। हमारे समय में क्या होता, इसमें आपने अगर वो क्लिप देखा है तो एक लड़की है जो एग्रेसिवली एक्ट भी कर रही है और गालियां भी निकाल रही है। हमने जब देखा था कि जो एक लड़की की या महिला की प्रेजेंस होती थी वो अपने आप में इतना बड़ा डेटरेंट होती थी कि लड़के अपने आप ही बड़ा संभल के चलते थे कि यार कहीं गलती से भी हमारे मुंह से कोई गाली या कोई अपशब्द निकल गया तो पहली चीज तो ये लड़की कहीं जाके हमारी शिकायत करेगी और हमसे बात करना तो ये डेफिनेटली बंद कर देगी, आज के बाद ये हमसे बात नहीं करेगी। लेकिन ये पिछले 15-20 वर्ष में या 25 वर्ष में जब भी आप कहिए, धीरे धीरे क्या हुआ है कि एक वो फेमिनिज्म के नाम पर लड़कियों को लड़कों जैसा कैरेक्टरलेस बनाना शुरू कर दिया है। और आज बिल्कुल रिवर्स हो गया। आज आप लड़कियों को देखेंगे वो भी माँ बहन की वो गालियां देने लग गए हैं जो ट्रक ड्राइवरों को भी शर्मिंदा कर सकती हैं। तो ये जो बच्चियों के साथ एक मैनिपुलेशन किया गया, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे ये डोज दी गई है, उन्हें सिखाया गया कि तुम्हें भी अब फेमिनिज्म एक तो होता है जिसे सकारात्मक बोलना चाहिए कि मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, मैं समझ रहा हूं सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं। मैं अंकित शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन कर दिया जाए तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम स्कूलों में, तमाम जगहों पर, सप्ताह में एक दिन 1 घंटे अगर 1-to-1 कम्युनिकेशन बच्चों के साथ हो, अध्यापकों का, अभिभावकों का, तो समस्या का हल निकल सकता है? कक्षा में जब हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के बुद्धिलब्धि वाले छात्र बताए जाते हैं, सामान्य, मंद और कुशाग्र। तो उन तीनों प्रकार की बुद्धिलब्धि वाले छात्रों से 1-to-1 संवाद के माध्यम से ही उनके मोरल वैल्यूज और उनके जो नैतिक ज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा है उसको हम जान सकते हैं। इसलिए जो बात आपने कही वो बहुत जरूरी है कि पहले पंचतंत्र की कहानियों से हम मोरल वैल्यू भी जानते थे और हमारे यात्रा में भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। आज वो मोरल वैल्यूज में जो व्यवहारिकता है वो व्यवहारिकता कहीं ना कहीं कम हुई है। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि व्यवहार में भी शिक्षा को लिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। डॉक्टर पल्लवी, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो अगर कोई हमसे तू कह करके बात करता था या हम किसी से अगर गलती से तू कह करके बात कर देते थे तो बड़ा खराब माना जाता था। मतलब माँ बाप भी ये कहते थे कि भाई क्या आप तू करके क्यों बोल रहे हो, या तू करके आप बेटा क्यों बोल रहे हो, आप करके बोलो या तुम करके बोलो। तू शब्द मतलब आम बोलचाल की भाषा में छोटे में उसको ठीक नहीं माना जाता था। ये जो नई जनरेशन है, इनकी जो डिक्शनरी है, इनके जो वर्ड्स हैं, इनके द्वारा बोली जाने वाली जो गालियां हैं, ये सारा ऐसा एक माहौल बना दिया गया है या ऐसा अट्रैक्शन लोगों में क्रिएट हो गया है कि बड़े बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे शहरों तक, सोशल मीडिया पर रील बनाने से लेकर के गंदे कंटेंट तक युवा पीढ़ी इसमें पूरी तरह से डूबती चली जा रही है। सर आपने बिल्कुल सही कहा। इसी बात को मैंने पहले भी उठाया था कि हम आजकल किस दौर की तरफ भाग रहे हैं, सोशली एक्सेप्टेबल होने के दौर की तरफ भाग रहे हैं। जैसे कि अभी एक वक्ता ने भी कहा कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है दैट इज बेस्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्रॉस हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी भी क्रॉस हो गया, वर्चुअल रियलिटी भी क्रॉस हो गया। तो स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कैसे प्रूव कर सकता हूँ। अगर मुझे बेहतर से बेहतरीन अपने आप को प्रूव करना है तो मुझे सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने की। शाना जी 30 सेकंड्स आपके लिए, क्या लगता है कैसे रोक लगानी पड़ेगी इस पर? आप अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी तो दे रहे हैं बट आप ये नहीं बता रहे हैं कि इसका यूज कब है,
इसका मिसयूज कब होगा, ये हार्मफुल यूज में कब जाएगा और कब डिपेंडेंस के पैटर्न में जाएगा। तो जो भी चीज आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, आप प्रॉपर सुपरवाइज कीजिए उनको। आप बिल्कुल। बाहर भी भेज रहे हैं तो एटलीस्ट टाइम टू टाइम उनके टीचर से आप मिलिए, आप बच्चे से ओपन कम्युनिकेशन रखिए कि क्या चाह रहे हो, क्या चल रहा है, बिल्कुल, क्या वक्त की हमें मेरे क्या पास करना कमी है। है, आप सबको रोकना चाहूंगा। सोचना होगा, आपको समझना होगा। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता मोबाइल पे बच्चों को आप दिखाते हैं, बच्चे देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस मोबाइल के जरिए या तमाम चीजों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो बच्चों पर असर पड़ रहा है, या फिर जिस तरीके की वारदातें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि आखिर जो विकास हम बच्चों का करना चाहते हैं वो विकास हम किस दिशा में कर रहे हैं। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।